अच्छा देखो, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसको बंद कर दो इसको। हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, तो हमने सेम क्वेश्चन कैरी किया था जो हमने कल वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया था। बस उसमें क्या है, डेटा वगैरह तो सब कुछ सेम था। कल वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे 357 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कल वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे और टर्म्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इवन टर्म्स वाला क्वेश्चन, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो इवन टर्म्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तो 4 यहाँ पर इवन टर्म्स है। जैसे हम 2 क्वार्टरली भी कर सकते हैं इसको, हम 6 क्वार्टरली भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर है ना, ये जो क्वेश्चन हो गया, अब इवन टर्म्स के लिए क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अब इवन टर्म्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था 3 क्वार्टर्स वाले में हमने 3 वैल्यूज को ऐड किया। 5 क्वार्टर्स वाले में हमने क्या किया था, 5 वैल्यूज को ऐड किया। 7 क्वार्टर्स में हमने 7 वैल्यूज को ऐड किया। तो 4 क्वार्टर वाले में हम 4 वैल्यूज को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम इन चारों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, हम इन चारों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो हमने फॉर एग्जांपल, जैसे मैं तुम्हें यहां पर अलग से बता देता हूं एक बार। जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 4 क्वार्टर्स के वैल्यूज है हमारे पास में, और इस तरह से है ना, तुम्हारी कॉपी में लाइंस भी है और वैल्यूज है हमारे पास में 53 74 96 एंड 105। अब इन चारों वैल्यूज का टोटल कितना आ रहा है, अगर इन चारों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो टोटल 328। जो ये 328 टोटल आ रहा है ना, ये तुम है ना टोटल यहां पर नहीं लिख सकते। अगर ये तो टोटल यहां पर लिख दोगे ना, तो इसका मतलब ये सेंटर में नहीं है, क्योंकि हमें जो टोटल लिखना होता है वो सेंटर में लिखना होता है। तो टोटल यहां पर है ना सेंटर में नहीं है। एक नंबर इससे ऊपर जगह है खाली और 2 नंबर इसके नीचे जगह है। तो सेंटर में नहीं है क्योंकि एक नंबर ऊपर आ रहा है, 2 नंबर नीचे आ रहे हैं। या फिर तुम इसको यहां पर भी लिख सकते हो। अब यहां पर भी लिखोगे तो प्रॉब्लम वही है कि 2 नंबर ऊपर आ रहे हैं, 1 नंबर नीचे आ रहा है। तो इसको है ना सेंटर में लिखने के लिए इस वैल्यू को इस लाइन पर ही लिखना पड़ेगा। इसको सेंटर में लिखने के लिए तुम्हारी कॉपी में जो लाइन है, और वो लाइन कहां पर है, सेकंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में। क्योंकि सेकंड क्वार्टर की वैल्यू तुमने खाली स्पेस में लिखी होगी, थर्ड क्वार्टर की वैल्यू भी तुमने खाली स्पेस में लिखी होगी। दोनों क्वार्टर्स के बीच में एक लाइन होकर जा रही है तुम्हारी कॉपी के अंदर। तुम्हें जो वैल्यू लिखनी है ना, वो उस लाइन पर ही लिखनी है। यानी जो हम इसका 328 आ रहा है ना हमारे पास टोटल, तो 328 मैं इस लाइन पर ही लिखूंगा, ना इस लाइन से ऊपर लिखूंगा ना इस लाइन के नीचे लिखूंगा। तो यहां पर हम इसका टोटल लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 4 वैल्यूज को, स्टार्टिंग वाली 4 वैल्यूज को हमने ऐड किया, और इन 4 वैल्यूज को ऐड करने पर टोटल कितना आ रहा है, तो 328 है ना, हम यहां पर लिखते हैं सेकंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में। ना हम सेकंड क्वार्टर पे लिख रहे हैं, ना हम उसको थर्ड क्वार्टर पे लिख रहे हैं, हम 328 को लिखेंगे सेकंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट 4 वैल्यूज का टोटल कितना होगा, 332, 332। तो नेक्स्ट जो 332 है ना, वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, जो भी लाइन तुम्हारे कॉलम यानी रो के बीच में से होके जा रही है, 332 उस लाइन पर लिखोगे। उस लाइन के ऊपर नहीं लिखना है, उस लाइन के नीचे नहीं लिखना है, एग्जैक्टली उस लाइन पर ही लिखना है तुम्हें 332। नेक्स्ट नंबर 340, 340 है एग्जैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 347, नेक्स्ट नंबर 362, नेक्स्ट नंबर 364, नेक्स्ट नंबर 365, नेक्स्ट नंबर 369, नेक्स्ट नंबर 389। तो हमारे जो भी नंबर हमने लिखे हैं ना, तो वो किसी पर्टिकुलर पीरियड पर नहीं लिखे हैं, हमने वो नंबर 2 पीरियड्स के बीच में लिखे हैं। अब है ना फोरकास्टिंग में है ना, यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जब है ना हम, जैसे मैंने तुम्हें यहां पर अभी एक एग्जांपल भी बताया था, एक ग्राफ बनाकर, मान लो अगर मैं कोई वैल्यू ग्राफ में पुट करना चाहता हूं, तो यहां पर है ना मैं इस स्केल लेता हूं, ऐसी स्केल, तो मैं जो वैल्यू पुट करता हूं वो इस स्केल के साथ में ही पुट करता रहता हूं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर उस स्केल पर वैल्यू नहीं आ रही है, उसके बीच बीच में आ रही है, तो मेरे को है ना बीच बीच में वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। और वो बीच वाली वैल्यू है ना, किसी भी पीरियड को इंडिकेट नहीं कर रही है, वो ना ही फर्स्ट पीरियड को इंडिकेट कर रही है, ना ही वो सेकंड पीरियड को इंडिकेट कर रही है। और फोरकास्टिंग में प्रॉब्लम क्या है, फोरकास्टिंग में प्रॉब्लम है, हमें डिसीजन लेना है ना, तो हमें डिसीजन कब लेना होता है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। हम बीच में जाके फोरकास्टिंग थोड़ी करते हैं, बीच में जाके डिसीजन थोड़ी ले रहे हैं कि बीच में जाके हमें क्या करना चाहिए। बीच में डिसीजन लेने का मतलब ये हो गया कि मान लो तुमने सीए में इंटर कर लिया, तुमने फाउंडेशन कर लिया, इंटर कर लिया, इंटर करने के बाद तुम डिसीजन ले रहे हो कि नहीं नहीं गलत कर लिया, तुम्हें सीए करना चाहिए था। वहां पर डिसीजन नहीं लोगे, डिसीजन लोगे स्टार्टिंग में ही डिसीजन ले लोगे, पीरियड के बीच में डिसीजन नहीं लिया जाता है यहां पर, ठीक है।
तो तुम्हें सीजन के स्टार्टिंग में या पीरियड होते ही स्टार्टिंग में डिसीजन लेना होता है। तो फोरकास्टिंग जो होने वाली है ना, वो पीरियड के बीच में नहीं होने वाली है, वो पीरियड के स्टार्टिंग में ही होने वाली है। वो 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में हो सकती है, सेकंड क्वार्टर में हो सकती है, थर्ड क्वार्टर में हो सकती है, फोर्थ क्वार्टर में हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सेकंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में हो जाए। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जैसे जब हम 357 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि 74 जो वैल्यू है वो सेकंड क्वार्टर के सामने आ रही है, 96 जो वैल्यू है वो थर्ड क्वार्टर के सामने आ रही है। तो बीच में ये प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कब से आना स्टार्ट होगी? जैसे ही हम क्वेश्चन को इवन नंबर्स के लिए करना स्टार्ट करेंगे। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक और नया यहां पर टोटल किया जाता है, जिसको बोला जाता है सेंट्रल टोटल। सेंट्रल टोटल में याद रखने के लिए तुम लिख सकते हो अलग से कि सेंट्रल टोटल करते टाइम है ना, हम दो नंबर्स का पेयर लेते हैं, दो नंबर का पेयर बना लेते हैं। जैसे कि हमने जैसे 4-4 नंबर का टोटल करके ऐड किया, वहां पर 4-4 नंबर्स को ऐड करके वहां पर लिखा। इस बार है ना, हम दो दो नंबर्स को ऐड करके स्टार्ट कर देंगे। इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 660। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आएगा 660। ध्यान से समझना, फर्स्ट वाला नंबर है 2.5 पर, फर्स्ट वाला नंबर है 2.5 पर, सेकंड वाला नंबर है 3.5 पर। हमने दोनों को ऐड करके कितना लिखा? 660। हमने दोनों को ऐड किया, 660 लिखा। हमें लिखना कहां पर है? 2.5 और 3.5 के बीच में। और 2.5 3.5 के बीच में क्या होगा? तो हमें जो 660 लिखना है ना, वो थर्ड क्वार्टर के सामने लिखना है। हमें जो यहां पर टोटल लिखना है 660, वो हमें लिखना है थर्ड क्वार्टर के सामने, क्योंकि हम एवरेज पीरियड के सामने वैल्यू लिखते। तो 2.5, अगर मैं बात करूं 2.5 और 3.5 का अगर हम एवरेज निकालें तो 2.5 3.5 का एवरेज कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 6 आएगा, 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3 आएगा। अब हम ये जो सेंट्रल टोटल लिख रहे हैं ना, ये सेंट्रल टोटल हमारा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आना स्टार्ट हो गया। और हमेशा है ना, सेंट्रल टोटल करने के लिए दो ही नंबर्स का पेयर बनाओगे। चाहे तुम 4 इयर्स का करो, चाहे तुम 6 इयर्स का करो, चाहे तुम 8 इयर्स का करो, तो तुम हमेशा है ना सेंट्रल टोटल करने के लिए केवल दो ही नंबर्स का पेयर बनाओगे हमेशा। मैंने तुम्हें यहां पर समझाने के लिए लिख भी दिया। ये तुम्हें ना एग्जाम में नहीं लिखना है या क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम नहीं लिखना है, बस तुम्हें याद रखना है कि यहां पर दो दो नंबर्स का पेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लो अगर मैं यहां पर दो नंबर्स का पेयर बना देता हूं, एक मिनट रुको। मान लो मैं यहां पर दो दो नंबर्स का पेयर बनाना स्टार्ट कर देता हूं। तो जैसे पहले दो नंबर्स के पेयर का टोटल कितना हुआ? 660। अब मैं उसको है ना दोनों नंबर्स के एवरेज पर लिखूंगा। एक नंबर है 2.5 पर, एक नंबर है 3.5 पर। तो मैं 2.5 3.5 का एवरेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3। तो मैं जो 660 लिखने वाला हूं ना, वो दोनों नंबर्स के एवरेज पर लिखने वाला हूं, यानी 660 को मैं लिखूंगा यहां पर 660। अच्छा, फिर वापस से वही एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट दो नंबर्स का पेयर बना लोगे, तो नेक्स्ट जो टोटल आएगा वो आएगा 672। नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा 687, 687। नेक्स्ट नंबर जो आएगा 709, 709, 726। नेक्स्ट आएगा 720। नेक्स्ट नंबर आएगा 7। ये बीच में आ रहा है यहां पर। नेक्स्ट आएगा 734। नेक्स्ट आएगा 758। ये लास्ट नंबर होगा 758। तो ऊपर वाले दो नंबर ब्लैंक रह जाएंगे और लास्ट वाले दो नंबर ब्लैंक रह जाएंगे। ठीक है। और फाइनली अब देखो वो प्रॉब्लम खत्म हो गई कि वो ना ही सेकंड पीरियड का था ना ही वो थर्ड पीरियड का था, वो बीच में था। ठीक है। तो अब है ना, जब हमने उसका सेंट्रल टोटल किया ना, तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब हम इसका फाइनली कैलकुलेट कर देंगे मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज करने के लिए ध्यान से समझ लो एक बात ध्यान से समझ लो। जब हम 3, 5, 7 में मूविंग एवरेज करते थे तो हम वहां पर डिवाइड करते थे 3 से, 5 से और 7 से।
लेकिन यहां पर है ना थोड़ा सा चेंज हुआ है। 338 कितनी वैल्यूज का टोटल है? 4। 332 कितनी वैल्यूज का टोटल है? और हमने इसका ग्रैंड टोटल किया है 660, तो ये कितनी वैल्यूज का टोटल हुआ? और एवरेज करना है ना तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। दोबारा से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 328 हमने कैलकुलेट किया था ना, तो 328 को कैलकुलेट करने के लिए हमने ऐड किया था 53, 74, 96 और 105, यही ठीक है। तो इससे 328 आया था। और 332 के लिए हमने कैलकुलेट किया था 74 प्लस 96 प्लस 105 प्लस 57, तो इससे आया था 332। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं एक साथ, तो ये टोटल कितनी वैल्यूज का एडिशन है? टोटल 8 वैल्यूज का एडिशन है ना। तो इसलिए हमें मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली जब हम 357 कर रहे थे तब हम उसको 357 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहां पर मूविंग एवरेज जब कैलकुलेट करेंगे ना तो एवरेज करने के लिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 8 से, ठीक है। तो फर्स्ट मूविंग एवरेज कितना आएगा हमारा? 80, 82.5। अच्छा एक चीज पहले ये बताओ, देखो दो प्रॉब्लम्स है, ये तुम लोगों को समझ में आएगा कि आया क्या कि हम सेंट्रल टोटल क्यों निकाल रहे हैं, सेंट्रल टोटल निकालना जरूरी क्यों है, ये समझ में आया? क्योंकि अगर सेंट्रल टोटल नहीं निकालेंगे ना तो वैल्यू किसी एक पीरियड के लिए इंडिकेट नहीं करेगी, ठीक है। तो हम सेंट्रल टोटल निकालकर उसको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बना देते हैं। और दूसरा पॉइंट, मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते टाइम हम 8 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसको? क्योंकि वो दोनों का ग्रैंड टोटल है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज वहां पर काउंट हुई है 8, तो इसलिए उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कितना आ रहा है? 84, नेक्स्ट 85.875, नेक्स्ट 88.625, 90.75, 91.125, 91.875, कौन सा वाला? सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट 91.75, 91.75 आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट है, ये हमारा आंसर है। हमें मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना था तो हमने 2017 के थर्ड क्वार्टर के लिए कर लिया, फोर्थ क्वार्टर के लिए कर लिया, और ऐसे ही 2019 के सेकंड क्वार्टर तक हमने मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लिया। दिक्कत इस क्वेश्चन में, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में? समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया हमने? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये कर लिया सब लोगों ने नोट डाउन? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग का ही एक पार्ट है। हम फोरकास्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम ट्रेंड निकाल रहे हैं कि एक जैसे है ना 4 क्वार्टर्स का ट्रेंड का मतलब 4 क्वार्टर्स का एवरेज कर रहे हैं ना, 4 क्वार्टर्स का मतलब हो गया 1 साल, कि 1 साल में क्या ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद अगला जो नेक्स्ट पीरियड है उसके उस 1 साल में क्या ट्रेंड चल रहा था, तो ट्रेंड निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। फोरकास्टिंग नहीं करेंगे हम यहाँ पर कि आगे आने वाली वैल्यू क्या होने वाली है। आगे आने वाले के लिए फोरकास्टिंग करना है ना तो उसके लिए रिग्रेशन काम आता है। जैसे ना, और ऑर्गेनाइजेशंस ये कैसे पता लगाती है कि ऑन सीजन चल रहा है या ऑफ सीजन चल रहा है? सेल ज्यादा होगी तो ऑन सीजन, और सेल कम होगी तो ऑफ सीजन। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सेल ज्यादा हो रही है तो ऑन सीजन। मान लो मेरी है ना दुकान में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो सेल होगी नहीं, चाहे वो ऑन सीजन हो चाहे वो ऑफ सीजन हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अच्छा ठीक है, मैं इतने खराब प्रोडक्ट बना रहा हूं, इतने खराब प्रोडक्ट बना रहा हूं, प्रोडक्शन हो रहा है, ऑन सीजन चल रहा है, लेकिन मैं इतने खराब प्रोडक्ट बना रहा हूं वो सेल ही नहीं हो रहा, तो इससे पता नहीं चलता कि आपकी सेल कितनी हो रही है। आपको इंडस्ट्री का पता लगाना पड़ता है। आपके प्रोडक्ट से पता नहीं लगेगा कि आपके प्रोडक्ट आज है ना, ऐसे बोलेगा माइक्रोमैक्स खड़ा होकर ऐसे बोलेगा कि इंडिया का तो मोबाइल फोन मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि माइक्रोमैक्स के फोन ही नहीं बिक रहे। बोला हम तो फोन जो लॉन्च करते हैं बिकता ही नहीं हमारा फोन। तो इससे पता नहीं चलता है कि आपकी कितनी सेल हो रही है। ऐसे आपको पता लगाना है कि ऑफ सीजन चल रहा है, ऑन सीजन चल रहा है, तो आपको इंडस्ट्री की सेल का पता लगाना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन की सेल का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इंडस्ट्री की जो सेल होती है ना, वो डिपेंड होती है ट्रेंड्स पर कि क्या ट्रेंड मार्केट में चल रहा है,
ठीक है, जैसे फैशन ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, तो नए नए तरह के कपड़े मार्केट में आते रहते हैं, और वो है ना स्मॉल टाइम के लिए चेंज होते हैं, फैशन ट्रेंड्स जो चेंज होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो रेगुलर हमेशा बनी रहती है, जैसे टी शर्ट है, जीन्स है, शर्ट्स है, ये रेगुलर बनी रहती है, लेकिन कुछ फैशन ट्रेंड्स है जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, रणवीर सिंह की तरह जैसे ना, वो कुछ पहन के आएगा नया, फिर कुछ लोग और पहनना स्टार्ट करेंगे, फिर पता लगेगा कि उससे ज्यादा बुरे वो लोग लग रहे हैं। ठीक है, तो वो ट्रेंड फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो है ना, ये पता लगता है, ये पता लगता है कि आपकी इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा चल रहा है। आपकी इंडस्ट्री का ट्रेंड अपवर्ड्स है तो सेल ज्यादा हो रही है, आपकी इंडस्ट्री की, आपके प्रोडक्ट की नहीं, आपकी इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के सीजन, ऑफ सीजन, ऑन सीजन, ठीक है, इस तरह के कैलकुलेशन करने में, सीजनल इंडेक्स बनाने में किया जाता है इनको यूज। तुम है ना, तुम पढ़ोगे, तुम जब बीकॉम की क्लास लोगे ना, बीकॉम वगैरह की, बीकॉम में स्टैटिस्टिक्स चलती है, स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर आएगा पूरा का पूरा टाइम सीरीज पर है वो चैप्टर, तो है ना, तुम उसमें पूरा पढ़ोगे कि किस तरह से है ना मूविंग एवरेज को यूज किया जाता है सीजनल इंडेक्स निकालने के अंदर, सीजनल ट्रेंड्स निकालने के अंदर मूविंग एवरेज को यूज किया जाता है। अलग अलग तरह के मेथड्स हैं वहां पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नया क्वेश्चन दे रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का है ना पूरे साल का मंथली डेटा गिवन है प्रोडक्शन का, तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा साल मतलब जनवरी है, फरवरी है, मार्च, एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा गिवन है, एक साल का डेटा गिवन है, लेकिन जो साल का डेटा गिवन है ना वो मंथली फॉर्मेट में गिवन है, और प्रोडक्शन का डेटा गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है इन टन्स। प्रोडक्शन का डेटा गिवन है, प्रोडक्शन इन टन्स वाला डेटा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट, क्वेश्चन बोल रहा है फाइनली फाइंड आउट। अच्छा, यहां पर क्वार्टरली थोड़ी पूछेगा, यहां पर मंथली पूछना स्टार्ट करेगा, क्योंकि डेटा जो गिवन है वो मंथ वाली फॉर्मेट में गिवन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्वार्टरली वाली फॉर्मेट में था, तो क्वार्टरली पूछ रहा था। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट 2 मंथली मूविंग एवरेज, फाइंड आउट 2 मंथली मूविंग एवरेज। हमें 2 महीने का मूविंग एवरेज, 2 मंथली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। अच्छा, 2 कैसा नंबर हो गया? इवन। ठीक है, तो अब इसको है ना इवन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, तो है ना तुम 2 नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले मूविंग टोटल, फिर सेंट्रल टोटल, और लास्ट में मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले आएगा मूविंग टोटल। अच्छा, 58 और 73 लिखोगे कहां पर उसको? टोटल जो आएगा 58 और 73 का टोटल आ रहा है 131, टोटल आ रहा है 131। तो हम उसको लिखेंगे ना ही जनवरी पर ना ही फरवरी पर, हम लिखेंगे जनवरी और फरवरी के बीच में। तो ये आ रहा है 131, ये आ रहा है 131। नेक्स्ट नंबर कितना आ रहा है? 150। अच्छा है ना, ध्यान से समझना, बीच में गैप नहीं आता कभी भी, कंटिन्यूअसली लाइन पर लिखते रहोगे नेक्स्ट वाले नंबर्स। नेक्स्ट नंबर 181, नेक्स्ट नंबर 203, नेक्स्ट 242। मैं ना, तुम जो बता रहे हो मैं नोट डाउन करता जा रहा हूं, मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर रहा, तुम्हारा सही मानूंगा मैं। ये आ रहा है 230, नेक्स्ट कितना आ रहा है
213, 213, 213। नेक्स्ट आ रहा है 185, नेक्स्ट आ रहा है 156 और लास्ट आ रहा है 137। अच्छा, ये मूविंग टोटल आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है सेंट्रल टोटल। अच्छा, सेंट्रल टोटल हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम वैल्यू को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बता सके। तो अब सेंट्रल टोटल करना स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट आएगा 189। अच्छा, 189 जो आ रहा है सेंट्रल टोटल, वो कहां पर लिखोगे तुम? सॉरी, 289 जो टोटल आ रहा है वो कहां पर लिखोगे? फेब्रुवरी के सामने। ठीक है, तो फेब्रुवरी के सामने आ जाएगा 289। नेक्स्ट आ जाएगा 339, 245, सॉरी 445 आ जाएगा, 445, 497, 485, 443, 398। नेक्स्ट आ रहा है 241, 341 आ रहा है ना, 341 आ रहा है। और लास्ट आ रहा है हमारा बिल्कुल 293 आ रहा है। अच्छा, फाइनली हमें कैलकुलेट करना है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करोगे? 4, डिवाइड बाय 4, तो फर्स्ट वाला कितना हो गया? 70, 72.5, 72.25। ठीक है, 80, 84.75, 96, देखो मैं बताऊं, ये कितने नंबर्स का टोटल है? 2 नंबर्स का। ये कितने नंबर्स का टोटल है? और ये कितने नंबर्स का हो गया? ये 4 नंबर का हो गया। ठीक है, इसलिए 4 से डिवाइड कर। 72.25 क्यों? फेब्रुवरी और मार्च के बीच में क्यों आएगा? 131 कहां पर आ रहा है? जनवरी और फेब्रुवरी के बीच में। 158 कहां पर आ रहा है? फेब्रुवरी और मार्च के बीच में। जब तुम उनका ग्रैंड टोटल कर रहे हो, जब तुम 289 कर रहे हो, तो 289 इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा ना। देखो मैं यहां पे समझाता हूं, मैं समझाता हूं। 131 के लिए जनवरी और फेब्रुवरी के बीच में, यहाँ पर फेब्रुवरी और मार्च के बीच में। अब यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज लिखी है, इनका एवरेज कहां पर आ रहा है? तो ये वाली जो वैल्यू है इसको फेब्रुवरी में 70, इसका ही तो एवरेज कर रहे हो, तो फेब्रुवरी के अंदर कितना जाएगा? कितना? नेक्स्ट नंबर आ रहा है 121। नेक्स्ट नंबर 1, तो ये नंबर्स आ रहे हैं तुम्हारे फाइनली। सबके यही आ रहे हैं नंबर्स? किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? अरे बंद मत करो भी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुम्हें होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए दे रहा हूं एक क्वेश्चन और। ठीक है, उस क्वेश्चन को है ना, उस क्वेश्चन को एक बार मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं, फिर अपन बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। तो ये कर लिया सबने कंप्लीट? ये सबका आंसर आ रहा है? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है ना, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का पिछले है ना 12-13 साल का डेटा दिया हुआ है। एक बार देखते हैं कितना डेटा हम लिख सकते हैं यहां पर। ईयर 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14,
ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का है ना लास्ट 13 ईयर्स का डेटा हमें गिवन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट 13 ईयर्स का डेटा हमें गिवन है, और ये जो डेटा है ना ये प्रॉफिट का डेटा है, प्रॉफिट इन थाउजेंड्स हमें गिवन है, प्रॉफिट इन थाउजेंड्स हमें गिवन है, और नंबर है 13, 18, 27, 54, 43, 38, 31, 42, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट का डेटा गिवन है, थाउजेंड्स में जो है डेटा गिवन है। अब इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट, तुम लोग ये खुद ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को, फाइंड आउट, इस क्वेश्चन में क्या पीरियड क्या प्रोनाउंस किया जाएगा, ईयरली। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्वार्टरली डेटा यूज किया था तो पीरियड प्रोनाउंस कर रहे थे क्वार्टरली, लास्ट वाले क्वेश्चन में मंथली, इस क्वेश्चन में ईयरली। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट 3 ईयरली मूविंग एवरेज, फाइंड आउट 3 ईयरली मूविंग एवरेज। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट 4 ईयरली मूविंग एवरेज। फाइंड आउट 3 ईयरली मूविंग एवरेज, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम करोगे। अब 3 इयर्स में है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 3 इयर्स में ना एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आता जाएगा नंबर, लेकिन 4 इयर्स में वही प्रॉब्लम आएगी, तो तुम उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेंट्रल टोटल करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। और क्वेश्चन ये है ना, एक और चीज, ये है ना अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि चैप्टर में ना 2 मेथड से, रिग्रेशन और टाइम सीरीज, तो हमने दोनों मेथड्स कंप्लीट कर लिए। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटी प्लानिंग।